हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। खुश होंगे आप सब, सही होंगे और अपनी लाइफ भी जी रहे होंगे और पढ़ाई में ध्यान भी लगा रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 लेके आए हैं, जो सुरक्षा का परिणाम प्रमाणिक तरीके हैं। ठीक है, तो हम इसमें अब सुरक्षा के प्रमाणिक तरीके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम ये हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम यही पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हमने जो पहले पिछले वीडियो को हमने जो बनाया था, जो था आपको दिया था मैंने, वो जो था उसमें सुरक्षा के बारे में हमने पढ़ा था, आंतरिक सुरक्षा के बारे में पढ़ा था, बाहरी सुरक्षा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अभी तक बच्चे हैं जिन्हें और किसी चैप्टर या किसी और मतलब कि सब्जेक्ट के वीडियोस चाहिए होंगे, तो वो मुझे एक बार कमेंट कर दें, मैं बता दूंगी। मैंने हिंदी का आपका बता दिया है कि हिंदी का नेक्स्ट मंथ से हम करेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो डोंट वरी, आप दिक्कत मत लेना। और चलिए हम पढ़ाई में पहले ध्यान लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और लाइक तो आप कर ही देंगे, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा का पारंपरिक धारणा में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, पारंपरिक धारणा में स्वीकार क्या किया जाता है? सुरक्षा। पहले मैंने आपको पहले बता दिया था कि सुरक्षा क्या होता है, उसके बारे में हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित नहीं होना चाहिए। सीमित होना चाहिए यानी कि जो हिंसा है वो नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। किसमें? सुरक्षा में। ठीक है, आगे देखते हैं। युद्ध के लक्ष्य और साधन के दौरान में इन संबंध है, इसका संबंध है न्याय युद्ध। ठीक है, कि यूरोपीय परंपरा का एक ही परिवर्तन विस्तार क्या है। इसने बोला कि हमारा जो सुरक्षा है वो पारंपरिक अवधारणा पर स्वीकृति मिलता है उसको। ठीक है, और जब हम क्या करते हैं, किसी लड़ाई युद्ध में सुरक्षा को लेकर हम लड़ते हैं, तो वो क्या होता है? न्याय सुरक्षा होता है। ठीक है, इतने याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। है कि आज भी लगभग पूरा विश्व मानता है कि किसी देश को युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरों को संहार से बचाने के लिए करना चाहिए। देखिए, अभी हमने जो पहले ही पढ़ा था वो क्या था? न्याय युद्ध की बात हो रही थी, न्याय युद्ध की। ठीक है, तो न्याय युद्ध क्या होता है? न्याय युद्ध वही होता है जिसमें हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम अपनी सुरक्षा यानी अपनी सुरक्षा के लिए युद्ध किया करते हैं, वो होता है न्यायिक सुरक्षा। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी भी युद्ध को युद्ध साधनों का इस्तेमाल करना होना चाहिए, सीमित करना होना चाहिए। ठीक है, अब क्या हो, ये थोड़ी ना कि हाँ हम न्याय के लिए करें, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि किसी को भी कितना भी गोली ले ठह ठह गोली मार दिया, खत्म कहानी। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो किसी को मारना नहीं, हम किसी को मारना नहीं चाहते। ठीक है, हम तो बस न्याय करना चाहते हैं, यानी कि जो युद्ध कर रहे हैं हम किसी को जनहानि या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी का भला करने के लिए कर रहे हैं। इतना समझे, जैसे सीमा विवाद वगैरह होता है, ये समझ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वह संघर्ष विमुख शत्रु, निहत्थे व्यक्ति या आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु पर को ना मारे। ठीक है, जो क्या आत्मसमर्पण समर्पण कर ले या निहत्था हो, उसको हम नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाह रहे, ये बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना रक्षा के लिए जरूरी है। ठीक है, यही बात हो रही है कि हम किसी को हम उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे ताकि वो हम पर वार ना करे, उसे मारना नहीं है हमें। ठीक है, याद रखिएगा। एक सीमा तक ही हिंसा सहारा जाना चाहिए। देखो, वैसे तो हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर जरूरत पड़ता है तो उसकी कोई सीमा होती है, यानी कि ज़्यादा नहीं, कुछ कम
तुम ले सकते हो, लेकिन कुछ लिमिट तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं, वरना आप हिंसा नहीं फैला सकते। ठीक है, क्यों, ये क्या है, ये हमारा पारंपरिक सुरक्षा है। ठीक है, परंपरागत रूप से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल प्रयोग का तभी किया जाता है जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो। ठीक है, और उसको एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, बल का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब बाकी उपाय असफल हो जाए। ठीक है, ऐसे हम हिंसा या बल का प्रयोग नहीं कर सकते जब तक हम असफल पूरी तरह से ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद इतना समझ में आ गया आपको कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जो पारंपरिक सुरक्षा होती है वो किस तरह से होती है। पारंपरिक सुरक्षा, हम किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। ठीक है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम किसी की ज़मीन नहीं हड़पना चाहते। हम बस क्या करना चाहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए जो भी हमसे बन सकेगा आत्मरक्षा के लिए हम वो करेंगे। इतना समझ में आ गया, यही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा की इस संभावना पर इनकार नहीं करती कि देश के बीच एक न एक रूप से सहयोग हो। ठीक है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण निशस्त्रीकरण, अर्थ नियंत्रण और विश्वास की बहाली हो। ये देखिए इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, अक्सर पूछा भी जाता है ये कि देश एक दूसरे के साथ कौन किस चीज़ का सहयोग कर सकता है। निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण और विश्वास बहाली। ठीक है, इसका क्या करेगा, सहयोग करेगा। अगर सहयोग करता है तो कोई देश किसी पर वार नहीं कर सकता। इतना समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लीजिए। ठीक है, देखिए, ताकत और प्रभावी कुछ भी हो। ठीक है, कुछ खास किस्म के हथियार से बाज आए। ठीक है, उदाहरण के लिए 1972 में जैविक हथियार संधि। ठीक है, 1972 में जैविक हथियार संधि हुआ था, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, 1992 में रासायनिक हथियार संधि। ठीक है, रासायनिक हथियार संधि हुआ था। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CWO कहते हैं। ठीक है, और जैविक हथियार संधि को WC कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और कब हुआ था, 1992। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए, एक और संधि की बात हो रही है, मिसाइल संधि। मिसाइल संधि का शॉर्ट फॉर्म जो है ABC। देखिए, पूरा फॉर्म नहीं पूछा जाता कभी भी पेपर में, ये बात को याद रखिएगा। हमेशा शॉर्ट चीज दिया जाता है और उसके 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है, क्या आ जाता है, इसका फुल फॉर्म लिखो। ठीक है, तो इसको भूले मत, याद रखें, अपने बात में दिमाग में बैठ के लिखें, या तो फिर कॉपी पेन में इसको कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैक्टीरिक मिसाइल को रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। ठीक है, ऐसे पक्षपातों को हमले की शुरुआत की जा सकती है। ठीक है, संधि के दौरान दोनों की समाप्ति की संख्या सीमित की संख्या में ऐसी रक्षा प्रणाली तैयार करने की अनुमति थी, लेकिन इस संधि में दोनों देशों को ऐसे रक्षा प्रणाली का व्यापक उत्पादन से रोक दिया गया। ठीक है, जैसे कि हमने अध्याय इसमें पढ़ा था। ठीक है, अमेरिका सोवियत संघ अस्त्र नियंत्रण। ठीक है, जो अमेरिका थे और सोवियत संघ ने अस्त्र नियंत्रण की संधि की थी, ये इसी बात को बता रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके बाद देखिए, अस्त्र नियंत्रण पर क्या हुआ था, कई नई संधियों पर हस्ताक्षर किए गए थे, किससे, सोवियत और अमेरिका के बीच में, जिसमें सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि है। ठीक है, उसके बाद और सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि है। ठीक है, उसके बाद है मार्च डिस्क्रेशन ट्रीटी। याद रखिएगा, इन संधियों को किसके बीच में हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये भी संधियाँ हैं, सामरिक अस्त्र न्यूनती संधि। ठीक है,
टी टी STAST, ठीक है, ये भी संधि है। और इसके बाद NPT, ये भी संधि है, ठीक है, परमाणु प्रसार संधि, अप्रसार संधि, ठीक है, जो 1996। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। हमने पारंपरिक धारणा पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे अपारंपरिक धारणा, ठीक है। देखिए, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा सिर्फ सेना खतरों से संबंध नहीं है। अभी हमने उस पर क्या बात की थी, सेना खतरे की बात की थी, ठीक है। इनमें से मानव अधिकार अस्तित्व को चोट करने वाले व्यापक खतरे और आशंका भी शामिल हैं। देखिए, हमने उसमें क्या पढ़ा था कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अब क्या हुआ, अब उनके आशंकाओं पर भी शामिल चोट पहुंचने की बात हो रही है, ठीक है। हम पारंपरिक की बात कर रहे हैं, इतना समझ में आ गया। चलिए, इसमें क्या है हम आगे जानते हैं। देखिए, इनमें शुरुआत में होता है पारंपरिक सुरक्षा की धारणा भी भीतर स्वीकार की जाती है। देखिए, इसमें क्या है, पारंपरिक भी है और अपारंपरिक भी है, ठीक है। हम पहले क्या करते हैं, पहले इंसान की जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि हिंसा ना करे, उस तरह हम जैसे अच्छी तरह से समझाएं, ठीक है, जितना हो सके हम उसको वार करें तब तक जब तक हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, दूसरों को हानि ना पहुंचाए, उसकी बात की गई है कि पारंपरिक में ये होता है, ठीक है। अब अपारंपरिक की बात करें कि हम किसी को कैसे, मतलब कि क्या कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, कैसे सुरक्षा की धारणा को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखिए, पारंपरिक धारणा की प्रतिपादकों का जवाब होता है सिर्फ राज्य की नहीं, व्यक्तियों के सामूहिक समूहों या कहे कि सुनिश्चित मानवता का सुरक्षा भी जरूरी है, ठीक है। देखिए, अब यही नहीं कि हाँ हम दूसरे की सुरक्षा करें, हमें उसके मानव अधिकार को भी सुरक्षित रखना चाहिए, सामने वाले को भी सुरक्षित रखना चाहिए, ठीक है। देखें, इस कारण सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा अथवा विश्व सुरक्षा कहा जाता है। याद रखिएगा, मानवता की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अपारंपरिक धारणा को, ठीक है, भूलिएगा मत। क्वेश्चन में कई बार पूछा भी जा सकता है, वो घुमा के पूछ सकता है कि विश्व सुरक्षा क्या है या मानवता की सुरक्षा क्या है। तो आपको यही लिखना है अपारंपरिक धारणा में जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, इतना समझ आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवता की सुरक्षा का विचार जनता जनार्दन की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़ाकर मानता है, ठीक है। मानवता की सुरक्षा और राज्य की सुरक्षा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, ठीक है। और अक्सर होता भी है, ठीक है, होने भी चाहिए, होता भी है, ठीक है। लेकिन सुरक्षित राज्य का मतलब हमेशा सुरक्षित जनता या नागरिक विदेशी हमले से बचना, भले ही उसकी सुरक्षा की ज़रूरत शर्त हो, लेकिन इतने भर को प्रयास नहीं माना जा सकता। देखिए, अब मानवता की जनता ही नहीं होता, ठीक है, नागरिक की बात भी हो रही है इसमें, ठीक है। हम हमेशा सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे, पूरे नागरिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो रहा है कि हम विश्व में जो नागरिक हैं उनको भले तौर से कैसे बचाया जा सके, ठीक है। देखिए, आगे बढ़े। सच्चाई ये है कि पिछले 100 वर्षों में जितने लोग विदेशी सेना के हाथों मारे गए, उससे कहीं ज़्यादा लोग खुद के हाथों मारे गए। उसके कहीं ज़्यादा लोग मतलब अपनी सरकार के हाथों खेत रहे, ठीक है, यानी मर गए। मानवता की सुरक्षा के सभी पैरोकार मानते हैं कि उसका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्तियों की संरक्षा है। इसके बाद पर मतभेद है कि ठीक ऐसे ही कौन से खतरे हैं जिसमें व्यक्ति की बचाया जाना चाहिए। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण
अर्थ देने वाले मानवता की सुरक्षा के व्यापकतम अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को शामिल किया जाता है। ठीक है, तनिक अलग अंदाज में कहें तो मानवता की रक्षा व्यापकतम नज़रिए से जोड़ अभाव से मुक्त, यानी कोई भी समस्या से मुक्त हो। ठीक है, कौन हो? व्यक्ति हो, ठीक है, मानवता हो, तो वो क्या हो गया? परंपरागत हो गए। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? आई होप समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ और बहुत स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आप कहीं छूटे ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ में आर्थिक सुरक्षा और मानवीय गरिमा की सुरक्षा को शामिल किया जाता है ताकि सॉरी मैंने ये दोबारा रिपीट कर दिया। देखिए, उसमें हमने पढ़ा था अभाव से मुक्त हो और भय से मुक्त हो। ठीक है, अभाव और भय से उसे मुक्ति हो। ठीक है, ये कहा गया है अपरंपरागत में। अपरंपरागत में ये पहले परंपरागत जो था वो व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने चाहता कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जितना पहुंचाएंगे अपनी सुरक्षा के लिए पहुंचाएंगे। अब उसे भय से मुक्त कराना है और अभाव से मुक्त कराना है। ये क्या है? अपरंपरागत, परंपरागत और अपरंपरागत। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, विश्वव्यापी खतरे जैसे विश्व तापवृद्धि, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा एड्स और बर्ड फ्लू, ये हमेशा चीन से आता है। जैसे इस टाइम अभी आ रहा है कोरोना। ठीक है, ये सब महामारी है। ठीक है, बीमारियां हैं जिससे लोगों को बचाना चाहिए हमें। ठीक है, ये उसकी बात करिए तो ये क्या है? ये पारंपरिक है। पारंपरिक में ये सारी चीज़ें आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, मद्देनजर 1919 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी। कोई भी देश इन समस्या का समाधान अकेले नहीं कर सकता। ऐसे भी हो सकता है कि इन्हीं स्थिति में किसी एक देश के इन समस्याओं को मार बाकियों की अपेक्षा ज़्यादा झेलनी पड़े। उदाहरण के लिए, वैश्विक तापवृद्धि में अगर समुद्र तट 2 मीटर ऊंचा उठा है तो बंगाल में 20% हिस्सा डूब जाएगा। ठीक है, कमोबेश पूरा महाद्वीप सागर में समा जाएगा। ठीक है, थाईलैंड में की 50% आबादी को खतरा पहुंचेगा। ठीक है, चुनौती समस्या के प्राकृतिक वैश्विक है। ठीक है, इसलिए फीसदी आज़ादी का खतरा पहुंचेगा। लगभग कुछ फीसदी तक उसका खतरा पहुंचेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा, भले ही इसमें हासिल करना मुश्किल हो। ठीक है, भले इसे हासिल करना मुश्किल हो। देखिए, अब इसमें क्या हुआ, हमने जो पारंपरिक पढ़ा था, पारंपरिक और अपारंपरिक। ठीक है, तो पारंपरिक में हमने विश्व समस्या को ले लिया। ठीक है, विश्व में जो समस्या हो रही है उसको ले लिया, यानी हम क्या करेंगे, इससे हम लोगों की बचाव करेंगे, यानी लोगों को बचाव करेंगे। पारंपरिक ये हो गया कि जिससे हम कोई देश किसी देश पे हमला ना कर दे। ठीक है, हम उससे बचाव करेंगे। ठीक है, ये था पारंपरिक, जिसमें हम किसी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अपारंपरिक, किसी को नुकसान होने से बचाना है। ठीक है, किसी को खुद नुकसान नहीं पहुंचाना, कि सबको नुकसान होने से बचाना है। याद रखना इस बात को। ठीक है, यानी दोनों में किसी ने भला हो रहा है। इसमें यह है कि हम किसी को ऐसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किसी को मार नहीं सकते। अपनी सुरक्षा के लिए, जब तक हम अपनी सुरक्षा के लिए, तब तक हम उस पर वार कर सकते हैं। हिंसा का रूप नहीं ले सकते। अपारंपरिक में यह हुआ कि जब समस्या उत्पन्न होती है लोगों पे, जैसे कि बाढ़ आती है, सुनामी आती है, लहर आती है, इन सब में क्या होता है, लोगों को बचाना है। ठीक है, इसमें क्या है, सभी देशों को मिलकर एक साथ बचाना है। इतना समझ में आ गया? तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, ठीक है। और मैं रोज़ एक ना एक वीडियो देती हूँ। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अभी आपको सारे नोट्स भी दे दूँगी। तो अगर कुछ परेशानी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दें। और